हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं ये 12th क्लास का बुक सेकंड का चैप्टर नंबर 2 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाते हैं, उनका क्या यूज़ है, कौन कौन सी पार्टीज उसमें इंटरेस्टेड रहती है, वो सब इस चैप्टर में आता है। प्योरली थ्योरेटिकल चैप्टर है, केवल एक दो तीन रीडिंग आप करेंगे इतने में आपको ये याद हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस होता क्या है। भाई अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं उनको चेक तो करोगे कि हाँ भाई क्या है, इनमें क्या क्या कंक्लूजन निकले, तो उनका कंक्लूजन निकालना उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, वही फाइनेंशियल एनालिसिस है। क्या लिखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट अ मास ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा इन एब्सोल्यूट मॉनेटरी टर्म्स एंड रिवील, दिखाते हैं लिटिल अबाउट द लिक्विडिटी के बारे में बताता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सॉल्वेंसी के बारे में बताता है और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो फाइनेंशियल एनालिसिस करने से हमें बिजनेस की लिक्विडिटी, उसकी सॉल्वेंसी यानी उसकी पेइंग कैपेसिटी और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी यानी उसका कितना प्रॉफिट है, ये सब आपको पता लग जाता है। इन फाइनेंशियल एनालिसिस द डेटा गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज क्लासिफाइड इनटू सिंपल ग्रुप एंड कंपैरिजन ऑफ वेरियस ग्रुप इज मेड विद वन अनदर। तो एक दूसरे से इनको कंपेयर किया जाता है टू पिन पॉइंट द स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड द वीकनेस ऑफ द बिजनेस। इससे आपको बिजनेस के स्ट्रॉन्ग और वीकनेसेस दोनों पता लग जाती है। सही है, तो इस तरीके से ये फाइनेंशियल एनालिसिस का मीनिंग है। आगे चलें, टाइप और मेथड ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। क्या क्या टाइप है फाइनेंशियल एनालिसिस के, वो अपन देखते हैं। तो देखिए, लिखा है फाइनेंशियल एनालिसिस इज एन आर्ट एंड एज सच देयर आर वेरियस अप्रोचेस टुवर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस। टू बेसिक अप्रोचेस और टाइप्स ऑफ एनालिसिस आर, कौन कौन से हैं, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और एक होता है आपका वर्टिकल एनालिसिस। ठीक है, क्या है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का मतलब है इन सच टाइप ऑफ एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स आर रिव्यूड एंड एनालाइज। काफी सारे सालों के लिए जाते हैं। फिगर फॉर 2 or more year are contained in such type of analysis and these figure are placed side by side to facilitate comparison, यानी उनको अगल बगल रख दिया जाता है और उनको कंपेयर किया जाता है। such analysis indicate the increase or decrease in these item not only in the absolute figure but also in percentage, यानी फिगर्स तो पता लगते ही हैं कि मान लो हमारी सेल है कितनी बढ़ी या कितनी कम हुई, और उनका परसेंटेज भी जो है वो आपको पता लगता है। तो यानी एक ही फर्म के डिफरेंट ईयर्स के, मान लो 2010, 11, 12, 13, इन 4 सालों का डेटा जो है वो आप एक ही फर्म का, फर्म ए लिमिटेड है उसका आप कंपेयर कर रहे हो, तो ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। सही है। डज इट इन्वॉल्व मेकिंग कंपैरिजन, ये कंपैरिजन करता है एंड एस्टेब्लिशिंग ए रिलेशनशिप अमंग रिलेटेड आइटम ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, है ना। एक ही एंटरप्राइज के नंबर ऑफ ईयर्स का डेटा जो है वो कंपेयर होता है। क्लियर है। इसमें और भी लिखा है, इट ऑल्सो हेल्प इन नोइंग द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस। इससे बिजनेस का ट्रेंड भी पता लगता है कि बिजनेस अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है या डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहा है। सिंस सच टाइप ऑफ एनालिसिस इज बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम ईयर टू ईयर रादर देन ओनली 1 ईयर, इसमें एक ईयर से ज्यादा का डेटा होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायनामिक एनालिसिस, एक से ज्यादा साल इसमें यूज होते हैं, इसीलिए इसका नाम डायनामिक एनालिसिस भी है। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को ही डायनामिक एनालिसिस कहते हैं। आगे वर्टिकल एनालिसिस, ये क्या होता है, इन सच टाइप ऑफ एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर सिंगल ईयर और ऑन अ पर्टिकुलर डेट आर रिव्यूड एंड एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर डिवाइसेस लाइक रेशियोज। आप क्या करते हैं, एक ही ईयर का डेटा लेते हैं, यानी एक, अब डिफरेंट ईयर्स का नहीं लिया रहा, अगर एक ही ईयर का लिया जा रहा है जैसे कि रेशियो में अपन लेते हैं। इट इन्वॉल्व स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप अमंग वेरियस आइटम ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के वेरियस आइटम्स के आपसी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को चेक किया जाता है। P&L के भी आइटम लिए जाते हैं, लेकिन लिए सिंगल पीरियड के जाते हैं, ध्यान देना। द आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज टू टोटल एंड टोटल इज टेकन एज इक्वल टू 100। स्टेटमेंट कंटेनिंग सच एनालिसिस इज टर्म एज कॉमन साइज स्टेटमेंट जो हैं वो एक ही ईयर के होते हैं, जिनको कि अपन इसमें देखते हैं। तो यहाँ डिफरेंट ईयर्स जो है वो नहीं लिए जाते हैं, जबकि जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है वो आपके हॉरिजॉन्टल में बनते हैं। हॉरिजॉन्टल में जो है वो कंपैरिजन होता है तो पिछले साल से, तो वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहलाता है। जबकि वर्टिकल एनालिसिस में उसी ईयर का डेटा होता है, उसी के परसेंटेज वगैरह निकाले जाते हैं, तो ये आपका वर्टिकल एनालिसिस कहलाता है। क्लियर है। आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। सर फाइनेंशियल एनालिसिस करते ही क्यों है। पहला, नंबर 1,
टू मेजर द अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। ऑब्वियस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने के बाद ही तो आपको पता लगेगा कि किसी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, उनके बिजनेस के प्रॉफिट का ट्रेंड ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, यानी अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, तो वो इसी से पता लगेगा। नंबर 2, टू मेजर द सॉल्वेंसी। किसी फाइनेंशियल जो एंटरप्राइज, कोई भी एंटरप्राइज है, उसकी अपन जब बैलेंस शीट देखेंगे, उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज को अपन ऑब्जर्व करेंगे, तभी तो हमें पता लगेगा कि वो फर्म सॉल्वेंट फर्म है या नहीं है, या उसकी लिक्विडिटी कितनी है। ये चीजें भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता लगेगी। नंबर 3, टू मेजर द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। अगर हमें लगता है, हमने फाइनेंशियल उसकी स्टेटमेंट देखे और हमें लगा कि अरे यार इसके पास तो एसेट्स काफ़ी अच्छी हैं, लायबिलिटीज कम हैं एज कंपेयर टू एसेट्स, तो हमको उसका स्ट्रेंथ का पता लगेगा। और इन केस उसके लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं तो उससे उसकी फाइनेंशियल वीकनेस का भी पता लग सकता है। टू मेक कंपैरेटिव स्टडी विद अनदर फर्म। अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सामने रख के एक फर्म के रिजल्ट्स को दूसरे फर्म के रिजल्ट से, या एक फर्म की बैलेंस शीट को यानी फाइनेंशियल पोजीशन को दूसरी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन से इजीली कंपेयर भी कर सकते हैं। टू मेजर द कैपेबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। उनके प्रॉफिट्स को देखकर हमें क्या पता लग जाएगा कि इनके प्रॉफिट्स का सफिशिएंट है या नहीं, यानी वो इजीली इंटरेस्ट पेड कर सकते हैं या नहीं। इसके लिए आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देख सकते हो, डिविडेंड पे आउट रेशियो देख सकते हो, इनसे पता लग जाता है आपको। टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का प्रॉफिट किस तरफ जा रहा है, अपवर्ड है डाउनवर्ड है, वो आपको पता लग जाता है। टू जज द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर बिजनेस बहुत अच्छे से वर्कआउट कर रहा है तो आपको ये पता लगता है कि मैनेजमेंट जो है बहुत एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, वो जो पॉलिसीज बना रहा है उसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर रहा है, जिससे कि जो बिजनेस का रिजल्ट है तो बहुत पॉजिटिव हो रहा है। टू प्रोवाइड द यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल एनालिसिस से क्या है कि मैनेजमेंट को भी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे पाते हैं कि वो इजीली अब देख सकता है कि उसने जो पॉलिसीज बनाई थी उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ढंग से हुआ या नहीं हुआ। तो ये हैं इसके ऑब्जेक्टिव। यूजेस क्या है, यूजेस भी काफी कुछ ऐसे ही हैं, सब पार्टीज के लिए अलग अलग यूजेस हैं। फॉर टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यदि आपको किसी कंपनी के अंदर पैसा लगाना है, यानी आप उस कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, तो ऑब्वियस आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, उसकी लिक्विडिटी पोजीशन, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, तो वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही पता लगेगी। फॉर टेकिंग क्रेडिट डिसीजन। अगर कोई बैंक उधार दे रहा है तो वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेगा, उनकी स्थिति पता लगाएगा, पोजीशन क्या है। फॉर टास्किंग डिविडेंड डिसीजन। यदि फॉर टेकिंग डिविडेंड डिसीजन, यानी कंपनी जो है वो डिविडेंड के लिए डिसीजन लेना चाहती है कि शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड दे, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के डिसाइड करेगी। इसके अलावा फॉर इवेल्युएटिंग ट्रेंड ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस के प्रॉफिट जो हैं वो किस ट्रेंड में, अपवर्ड है डाउनवर्ड है, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पता लगेगा। फॉर टेकिंग वेरियस मैनेजरियल डिसीजन, और भी कई सारे मैनेजरियल डिसीजन में आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो यूज आता है। सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखो वही चीजें हैं। सिग्निफिकेंस फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को ये पता लग जाता है कि हाँ भाई उसने जो पॉलिसीज बनाई थी पिछले साल, उनके रिजल्ट क्या रहे, तो ऑब्वियस उसमें क्यूरियोसिटी होती है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो रिजल्ट्स उसको मिल जाते हैं। सिग्निफिकेंस फॉर इन्वेस्टर। यदि कोई इन्वेस्टर पैसा लगाना चाहता है तो वो किसके बेसिस पे लगाएगा, मार्केट की सुनी सुनाई बातों के बेसिस पे तो वो पैसा लगाएगा नहीं, तो ऑब्वियस है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेगा, उसके बाद ही पैसा लगाएगा। सिग्निफिकेंस फॉर क्रेडिटर। जो आपको उधार में माल बेचते हैं, डेफिनेटली वो आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथनेस को और आपकी लिक्विडिटी को देखना चाहेंगे कि पार्टी हमको टाइम पर पेमेंट कर देगी या नहीं कर पाएगी, उसके लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट काम आते हैं। सिग्निफिकेंस फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी अपने टैक्सेस वगैरह की चिंता रहती है, तो गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के पता लगा सकती है कि कंपनी की पोजीशन क्या है, कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, तो हमको कितना टैक्स मिल जाएगा, तो गवर्नमेंट भी पूरी इनकी रिटर्न देखती है। सिग्निफिकेंस फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि बैंक है, बैंक यदि आपको कोई लोन देगा तो ऑब्वियस है वो पहले आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले 3-4 सालों के देखेगा, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाएगा कि कंपनी जो है वो टाइम पर लोन का पेमेंट कर भी पाएगी या नहीं, हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। वैसे वो मोर्गेज पे कोई फिक्स एसेट वगैरह रखेगी, लेकिन फिर भी एक बैंक जो है वो ये बातों का चेक करता है। सिग्निफिकेंस फॉर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय भी उस कंपनी पे नजर रखेंगे कि भाई ऐसा है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, अगर ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो वो भी ज्यादा सैलरी की डिमांड कर सकते हैं, इसलिए एम्प्लॉयज जो हैं वो भी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो चेक करना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना चाहते हैं। सिग्निफिकेंस फॉर स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी। स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट।
तो स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी देखना चाहती है कि यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितना प्रॉफिटेबिलिटी आई, तो जो स्टॉक एक्सचेंज है उसकी प्राइस अर्निंग रेशियो देखेगा, उसकी अर्निंग पर शेयर देखेगा, जिससे कि उसका शेयर की जो मार्केट प्राइस है वो इजीली निकाली जा सके। तो स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी भी इंटरेस्टेड रहती है। सिग्निफिकेंस फॉर टैक्सेशन अथॉरिटी, वो भी टैक्स लगाना चाहती है कि यहाँ पे कितना टैक्स हुआ, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट फॉर रिसर्चर, रिसर्चर को टाइम टू टाइम काफी सारी डेटा की जरूरत होती है, वो कंपनी के बारे में रिसर्च करना चाहता है कि हाँ भाई ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, इसके क्या प्लस और माइनस हैं, तो रिसर्चर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के ही पता लगाता है। और अदर पार्टीज, वैसे इसमें तो सिग्निफिकेंस को 10 दे रखी है, लेकिन आप इनमें से कोई 4-5 याद कर लें वो इनफ होगा। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इतनी बातें पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि लिमिटेशंस भी हैं, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ कमियां भी रहती है। क्या कमियां हैं? लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इटसेल्फ ही आपको ना केवल प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जानकारी देते हैं, तो केवल क्वालिटेटिव तो अवेलेबल कराते ही नहीं, क्वांटिटेटिव ही अवेलेबल कराते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इटसेल्फ जो है ना वो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। इसके अलावा अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग यानी क्या कि इसमें थोड़ी बायसनेस हो सकती है, कंपनी अपनी अच्छी इंफॉर्मेशन को ज़्यादा दिखाना चाहेगी, कमियां जो है उनको किसी तरीके से इस तरह से अकाउंट बनाएगी कि देखने वाला मिसगाइडेड हो जाए, और कंपनी की जो पोजीशन है वो और अच्छी करके दिखाती है कंपनी अपने अकाउंट्स में, जिससे कि जो इन्वेस्टर है वो इजीली पैसा लगा लें। तो इसमें विंडो ड्रेसिंग की पॉसिबिलिटी रहती है। डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंज इन प्राइस लेवल, अगर किसी कंपनी ने 10 साल पहले कोई एसेट 10 लाख की खरीदी थी तो वो लैंड आज भी 10 लाख की दिखाएगी, जबकि हो सकता है मार्केट में आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ हो गई है, लेकिन बुक्स में वो आज भी 10 लाख की दिखाई जा रही है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ये कमी है कि वो प्रेजेंट वैल्यूज को नहीं दिखाता, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे चलता है कि हिस्ट्री में हमने ये चीज कितने की खरीदी थी उतने की ही हम दिखाएंगे। डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, सबकी पॉलिसीज डिफरेंट अलग अलग हैं। जैसे कि अपन देखते हैं कि कोई जना तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे डेप्शन लगा रहा है, कोई कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड, कोई रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड पे डेप्शन लगा रहा है ना। सबकी एस्टिमेशन अलग अलग होते हैं, कोई मशीन का लाइफ 5 साल डिसाइड कर रहा है, कोई 7 साल डिसाइड कर रहा है। तो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज के कारण रिजल्ट भी अलग अलग आते हैं। दैट्स वाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी लिमिटेशन है। इफेक्ट ऑफ पर्सनल एबिलिटी एंड बायस ऑफ एनालिसिस, जो आपका एनालिस्ट है उसकी भी हो सकता है पर्सनल एबिलिटी भी लिमिटेड हो, या फिर वो कुछ बायस हो, उससे भी अकाउंटिंग रिजल्ट जो है वो इफेक्टेड हो सकते हैं। देन है पॉइंट नंबर 6, डिफिकल्टी इन फोरकास्टिंग। डिफिकल्टी इन फोरकास्टिंग क्या है कि अकाउंट जो है वो पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में रिजल्ट देता है कि आपने पिछले साल क्या किया, लेकिन इसके बेसिस पे फोरकास्टिंग नहीं की जा सकती कि अगले साल अकाउंट जो है बिजनेस जो है वो कैसा परफॉर्म करेगा। तो ये इसकी एक कमी है। लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये केवल प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट और या सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉई इनके बारे में बिल्कुल नहीं बताता है। तो ये भी इसकी एक कमी है। देन लिमिटेड यूज ऑफ सिंगल ईयर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आप एक ही ईयर का डेटा जो है वो यूज कर रहे हो तो उससे आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा है कि द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टू सेल इज 12%, whether this is satisfactory or not will depend upon the figure of previous year। और आपने तो प्रीवियस ईयर के डेटा लिए ही नहीं, आप तो ये कह रहे हो हमने इस साल 12% कमाया, क्या पता लास्ट ईयर आपने 20% कमाया हो, तो इस हिसाब से तो 12% कम हो गया। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि कोई भी डेटा हो उसको आप पिछले साल के डेटा से कंपेयर करें। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि आप सिंगल ईयर का डेटा यूज करते हो। तो इस तरीके से इस चैप्टर की 1-2 रीडिंग कर लें, और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन इसके 2-4 जो हैं अच्छे हैं, उनको भी आप अच्छे से 2-3 रीडिंग कर लें, तो ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। 2 से 3 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन श्योर है इसमें से आएगा ही आएगा, फ्री के नंबर से आप डेफिनेटली इसकी रीडिंग करें। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए, उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है, अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे।
क्यों देखो YouTube तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCQ टेस्ट। MCQ टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। BCom के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।